हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अमित पाल। आज हम MIM के बारे में बात करने वाले हैं। केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच की एक मेन बुक है। MIM के बारे में हम बात करेंगे। MIM हमारा जो मेन बुक है, कोर्स है, ये हमें अभी फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक आगे हमें काम देने वाला है। MIM होता क्या है, इसके बारे में पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसके बाद इसके बारे में एडवांस जानेंगे। बेसिक अभी जान लेते हैं, फिर एडवांस बारे में हम बाद में दूसरी नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। अभी अगर इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे तो MIM में इसका पूरा नाम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट होता है। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब मापक यंत्र, मापक यंत्र और मापन। अब इसके नाम से हमें क्लियर स्पष्ट हो रहा होगा कि किसी वस्तु को किसी को हमें मापने की बात हो रही है। अब चाहे मापन में हमें कुछ भी मापना हो, जैसे अगर हमें बुखार होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें हमारे बुखार को नापता है या मापता है, तो वही हमको दवा देता है। किससे मापता है? थर्मामीटर से। उसी तरह से हमें इंजीनियरिंग में कुछ इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है जिससे हम मेज़र करते हैं किसी भी वस्तु को। जैसे हमें दूरी को मापना हो तो हम मीटर से उसे मेज़र करते हैं। ठीक इसी तरह हमें इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। अब इसमें देखिए, इसके कुछ नियम है, कुछ कानून बनाए गए हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में हम बात करते हैं। अगर हमें इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ी है तो किस लिए पड़ी? जैसे कि हमारा कार्य जो है, हमारा जो वर्क है वो कंटिन्यूअस चलता रहे, वो हमारा जो वर्क है उसमें कोई भी बाधा ना आए। सबसे पहला हमारा एक पॉइंट बनता है कंटिन्यूअस वर्क के लिए। कंटिन्यूअस वर्क के लिए हमें जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। और दूसरा पॉइंट हमारा है, अगर हमने इसका प्रयोग किया कंटिन्यूअस वर्क के लिए तो हमने जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया होगा। तो क्या हमने सबसे पहले कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया था? तो वो था हमारा थर्मोमीटर। सबसे पहले हमने थर्मामीटर का यूज़ किया था। किस लिए किया था? ये था टेम्परेचर मेजर करने के लिए। सन 30 में हमने 1330 में सबसे पहले कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया था? तो वो था थर्मामीटर। किस लिए यूज़ किया था? टेम्परेचर मेजर करने के लिए। हमारे पास दो पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट हो गया कंटिन्यूअस वर्क करने के लिए, दूसरा है कि MIM में जो है थर्मामीटर सबसे पहले कब आया था? तो वो 1330 में आया था। किस लिए आया था? टेम्परेचर मेजर करने के लिए। अब हमारे पास देखिए तीसरा पॉइंट हम क्या लिखने जा रहे हैं। जो हमारा तीसरा पॉइंट है, अगर कंपनी में या किसी इंडस्ट्री में हमें कोई चीज़ मिल रही है, कुछ हम बना रहे हैं, तो उसके किसके लिए कंटिन्यूअस वर्क कर दीजिए या इसको प्रोडक्शन कह दीजिए। अगर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होंगे, उससे हम समय समय पर उसकी जो है मापन करते रहेंगे, तभी हमें पता चलता रहेगा कि हमारा कौन सा वर्क सही से हो रहा है, कौन सा नहीं। हमारे पास अभी दो पॉइंट है, उसके बाद हमने तीसरा पॉइंट लिखा है। इसमें हम बात करते हैं। तीसरा पॉइंट जो है, केमिकल इंडस्ट्रीज एक बहुत ही डेंजरस इंडस्ट्रीज होती हैं। अगर इसमें जरा भी लॉसेस हो सकता है, जरा सा भी अगर ध्यान न दिया जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा विस्फोटक पदार्थ होते हैं, इसमें कंपनी या इंडस्ट्री विस्फोट हो सकती है। इसलिए हमें इसके लिए बहुत आवश्यकता पड़ती है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। किसके लिए? कि हमारी इंडस्ट्री जो है विस्फोट ना हो। हमारी इंडस्ट्री में कोई लॉसेस ना हो। अब कैसे विस्फोट होता है? जैसे मान लीजिए पावर प्लांट है, अगर उसमें स्टीम बन रही है, अगर हमारे पास प्रेशर गेज नहीं होगा मेजर करने के लिए, बॉयलर में बहुत सारी स्टीम बन जाएगी, जिसका क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, उसमें प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो बॉयलर हैं वो विस्फोट हो जाएंगे, जिससे हमारा पूरा पावर प्लांट भ्रष्ट हो सकता है। अब अगर हम इंस्ट्रूमेंट की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसको कितने भाग में वर्गीकृत किया गया है। तो अगर इसका हम क्लासिफिकेशन देखेंगे
तो इसको दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। पहला क्या है, सेल्फ ऑपरेटेड, और दूसरा क्या है, पावर ऑपरेटेड। सेल्फ ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड में डिफरेंस क्या होता है? सेल्फ ऑपरेटेड वे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो सेल्फ से वर्क करते हैं। अगर हम उसे कहीं भी सिचुएट कर देते हैं तो वो अपना वर्क अपने आप देते रहते हैं। लेकिन पावर ऑपरेटेड क्या होते हैं? पावर ऑपरेटेड क्या होते हैं कि अगर उसे हम किसी इंडस्ट्री में लगाते हैं तो उसे हमें ऑपरेट करने के लिए पावर की आवश्यकता होती है। अगर सेल्फ ऑपरेटेड हम इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आएंगे? जैसे हमारा थर्मामीटर हो गया, थर्मामीटर, लिक्विड थर्मामीटर। लिक्विड थर्मामीटर हमारा सेल्फ ऑपरेटेड में आएगा। और पावर ऑपरेटेड में कौन सा आएंगे? जैसे इलेक्ट्रिक स्विच, या इसी तरह से अन्य इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हमारे पावर ऑपरेटेड में आते हैं। या हम इलेक्ट्रिक स्विच ना कह के यहाँ पे इलेक्ट्रिक एमीटर कह सकते हैं या वोल्टामीटर कह सकते हैं। इसी तरह से तमाम हमारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो पावर ऑपरेटेड होते हैं। ऐसे तमाम इंस्ट्रूमेंट हैं जो सेल्फ ऑपरेटेड होते हैं। हम समझते हैं कि आप इस तरह के इंस्ट्रूमेंट समझ गए होंगे जो सेल्फ ऑपरेटेड होते हैं, जो पावर ऑपरेटेड होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, इनके टाइप कौन से होते हैं, मतलब किस प्रकार के इनके प्रकार होते हैं। जैसा कि अगर हम टाइप में बात करें, फंक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे टाइप फंक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अगर इसकी हम बात करें तो जैसे कि हमारे पास है इंडिकेटर या ट्रांसमीटर। इंडिकेटर हो गया, ट्रांसमीटर हो गया, या सिग्नलिंग डिवाइस हो गया, SI सिग्नलिंग डिवाइस। इसी तरह से और तमाम डिवाइस होते हैं जो हमारे क्या है, फंक्शन करते हैं। अब जैसे इंडिकेटर क्या काम होता है कि ये सूचक का काम करता है। सूचक मतलब कि अगर हमें इंडिकेट करना है, जैसे हमारी पानी की टंकी है, उसमें देखिए आजकल जो है अलार्म आ रहे हैं लगने के लिए। अगर हमारी टंकी भर जाती है तो क्या करती है, इंडिकेट करता है, वो हार्न जो है बाजने लगता है। तो क्या करता है, हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो है कार्य पूरा हो चुका है। या जो ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर क्या करते हैं, ये एक डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं। और ट्रांसमीटर में जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन है, ये क्या है, ये एक ट्रांसमीटर। अगर हम किसी के पास फ़ोन करते हैं, दूसरा उसको रिसीव करता है तो रिसीवर है। इसी तरह से हमारा एक और इंस्ट्रूमेंट हो गया, क्या हो गया, वो रिसीवर। इस तरह से ट्रांसमीटर से हम एक डाटा को दूसरे जगह ट्रांसफर करते हैं। आप कहिए सूचना को स्थानांतरण का काम करता है ट्रांसमीटर जो होता है। इसी तरह से सिग्नलिंग होता है, जैसे इंडिकेटर होता है, ठीक इसी तरह से सिग्नलिंग डिवाइस होता है। अब रिसीवर क्या करता है, कहीं से कोई जानकारी या कोई सूचना आ रहा है तो उसे अपने पास स्टोर करता है, हमें शो करता है या आउटपुट स्क्रीन पे दिखाता है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि इसमें एलिमेंट, मतलब जैसे इसमें जो जितने भी इंडिकेटर हैं, ट्रांसमीटर हैं, इन सब में कुछ एलिमेंट प्रयोग किए जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमने इंडिकेटर लगा दिया तो डायरेक्ट जो है हमें जो है इंडिकेट कर देगा, सूचित कर देगा कि ये हमारा काम हो गया है। ऐसा नहीं, उसमें भी कई पार्ट्स होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं तो वो अपना कार्य दे पाते हैं। जैसे कि हमारे पास इसमें, जैसे हम मान लीजिए एक थर्मामीटर लिए हैं, ये हमारा थर्मामीटर है, ये इसमें लगे हुआ है। यहाँ बीच में क्या हुआ, मरकरी भरा होगा, ये कांच की पूरी बनी होगी, आगे मेटल लगा होगा। तो इसी प्रकार से इसमें कई सारे एलिमेंट्स या तत्व मिलकर बनाते हैं जिन्हें हम समझते हैं। सबसे पहला क्या है, प्राइमरी एलिमेंट, प्राइमरी हो गया। उसके बाद सेकेंडरी पर म्यूनिसिपल, उसके बाद फंक्शनिंग, इस प्रकार 4 प्रकार के एलिमेंट होते हैं जो हमारे पूरे एक इंस्ट्रूमेंट को तैयार करते हैं।
अब एक इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए इस निम्न प्रकार के 4 एलिमेंट का प्रयोग होता है, तो हमारा जाके एक इंस्ट्रूमेंट तैयार होता है। वो चाहे सिग्नलिंग का इंस्ट्रूमेंट हो या इंडिकेटिंग का इंस्ट्रूमेंट हो या ट्रांसमीटर हो या रिसीवर हो या रिकॉर्डर हो। इन तमाम प्रकार के हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं ये निम्न 4 प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। हालांकि इनके सब का कंस्ट्रक्शन अलग अलग होता है, लेकिन मैक्सिमम इन्हीं प्रकार के एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है। प्राइमरी में एलिमेंट जैसे हमें मरकरी बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, मरकरी बनाने के लिए मरकरी का थर्मामीटर बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए कि हमें मरकरी चाहिए, पारा चाहिए। बिना जब तक पारा नहीं होगा वो हीट को एब्जॉर्ब करके एक्सपैंड नहीं करेगा, इसलिए हम उसमें क्या आएगा, प्राइमरी एलिमेंट में क्या आएगा, हमारा मरकरी आएगा। ठीक इसी प्रकार से इनका जो वर्क होता है आप वर्क देख लीजिए कैसे कैसे ये एलिमेंट जो है वर्क करते हैं। सबसे पहले अगर हम किसी चीज को मेजर करना है तो मेजर मीडियम हम लेंगे। मेजर मीडियम, अब मेजर मीडियम ले लिए। मान लीजिए हमें जो है ये कोई हॉट बॉडी है, ये कोई हॉट बॉडी है। अब इसका हमें टेम्परेचर जो है मेजर करना है, तो क्या होगा, ये तो पहले हम तो ये हॉट बॉडी है हमारी, इसको हमें मेजर करना है, ये हमारा क्या होगा, मेजर मीडियम हो गया। अब उसके बाद इसमें जब हम अपना इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे इसे मेजर करने के लिए, इसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए, तो ये कैसे मेजर करेगा। सबसे पहले जो हमारा इंस्ट्रूमेंट का प्राइमरी एलिमेंट होता है वो इस पे वर्क करेगा। जब हमारा प्राइमरी एलिमेंट इस पे वर्क कर जाएगा तो उसके बाद वो अपना जो है वर्क जितना भी उसके पास आउटपुट होगा, जो हमारा मेटल होगा वो क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। हमारा मान लीजिए यही थर्मामीटर है, इसमें पारा भरे हुए हैं, इसके बाद ये इंडिकेटर इसमें लगा हुआ है, जितना भी पारा एक्सपैंड करेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब जो हमारा ये मेटल है इससे क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, ये हमारा प्राइमरी एलिमेंट में आ गया। उसके बाद सेकेंडरी में क्या होगा कि मरकरी एक्सपैंड करेगी। जब मरकरी एक्सपैंड करेगी तो ये किस में आ जाएगा, ये सेकेंडरी एलिमेंट में आ जाएगा। अब अगर सेकेंडरी एलिमेंट में आ गया तो अब उसके बाद देखिए हमारे पास क्या बचता है, म्यूनिसिपल फंक्शंस बचते हैं। म्यूनिसिपल फंक्शन क्या होगा कि ये जो इसमें रीडिंग लगी हुई है, जितना मरकरी एक्सपैंड करेगा उतनी ही रीडिंग तक जाएगी। जब इतनी रीडिंग तक जाएगी तो उसको क्या करेंगे, हम मेजर करेंगे। तो ये किसका काम हो गया, म्यूनिसिपल हो गया। अब जब ये पूरा हमारा कार्य हो जाता है तो वह किसके थ्रू दिखाता है, फंक्शन के थ्रू। तो लास्ट में क्या आ जाएगा, फंक्शनिंग एलिमेंट। और उसके बाद जब फंक्शनिंग एलिमेंट आ जाएगा तो हम इसको पूरे को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, प्रेशर करते हैं, देखते हैं, तभी तो हम जानते हैं कि कितना हमारे पास आउटपुट निकल के आया है। इस प्रकार से हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब इन 4 एलिमेंट से मिलके कोई भी हमारा इंस्ट्रूमेंट तैयार होता है। ऐसा नहीं है कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है एक्यूरेट वैल्यू देते हैं, इनमें भी कुछ एरर आते हैं जिनको काफ़ी हद तक सही किया जा सकता है, लेकिन कुछ एरर ऐसे आते हैं जिनको सही नहीं किया जा सकता। अब हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, कुछ इसके गुण देखते हैं, कुछ इसके दोष भी हैं उसको भी हम देखते हैं। तो हम बात कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्ट्रूमेंट की। इंस्ट्रूमेंट का जो हमें गुण है वो कितने प्रकार का होता है। कैरेक्टरिस्टिक इसके हम देखें तो ये मिनिमम 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है डायनेमिक, दूसरा स्टैटिक। ये 2 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट के जो है कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। डायनेमिक क्या होता है कि डायनेमिक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है किसी इंस्ट्रूमेंट का जो जिसके चर राशि का मान समय समय पे चेंज होता रहता है। लेकिन क्या है कि जो स्टैटिक है ये स्थिर रहता है, इसका जो चर राशि का मान है वो समय समय पर चेंज नहीं होता रहता है, ये
कांस्टेंट रहता है, मतलब स्थिर रहता है, लेकिन जो डायनेमिक है वो चेंज होता रहता है। अगर हम बात करें डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक पे, तो ये दो प्रकार का होता है। अगर हम जो डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ये दो प्रकार का होता है। दो प्रकार इसके कौन कौन से हैं, पहला हम दूसरा देखते हैं। इसके जो दो प्रकार होते हैं, वो पहला होता है डिजायरेबल और दूसरा होता है लिव। अब डिजायरेबल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, दूसरा फिडिलिटी होता है। अब स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स को समझते हैं। किसी इंस्ट्रूमेंट की कार्य करने की स्पीड जो होती है उसी को स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स कहा जाता है। जैसे हम मान लीजिए तराजू पे चीनी तौल रहे हैं, अगर हम जैसे चीनी को रख देते हैं, अगर तुरंत वो रिस्पॉन्स दे देता है, तराजू जो भी इंस्ट्रूमेंट जिस पे हम तौल रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। जैसे हमने चीनी को रखा, तुरंत उसने मेजर कर दिया ये इतना, इसका इतना क्वांटिटी है, तो इसको स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स कहते हैं। अब फिडिलिटी क्या होता है, फिडिलिटी वह डिग्री है जो किसी यंत्र के डायनेमिक एरर की अनुपस्थिति में मापी जाती है। मान लीजिए उसमें कुछ एरर आ गया है हमारे इंस्ट्रूमेंट में, लेकिन वो एरर शो नहीं कर रहा है, उसमें हमने जो है उसको मेज़र कर लिया। जैसे चीनी को हमने मेज़र कर लिया, लेकिन हमारे तराजू में क्या कुछ एरर आ गए थे, वो शो नहीं कर रहा था, तो हमारा क्या होगा कि हमारा जो मेज़र है वो गलत हो जाएगा। उसी को हम फिडिलिटी कहते हैं। और हमारा जो दूसरा प्रकार है लेग क्या होता है, इसी स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स का जस्ट अपोजिट होता है। जो स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स है ये जितनी जल्दी करता है रिस्पॉन्स देने में, किसी वस्तु के मेजर करते हैं, तो वो लेग क्या करता है, ये जितनी देर लगाता है उसी को हम क्या कहते हैं, लेग कहते हैं। ये मतलब कि अगर हम किसी वस्तु को मेजर कर रहे हैं तो जितनी देर लगेगी उसको वो उसका जो है एक्यूरेसी देने में, उसको मेजर करने में इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, तो उसे हम क्या कहते हैं, लेग कहते हैं। हमने बात कर ली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्ट्रूमेंट की डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक की बात कर ली। अब देखें डायनेमिक एरर भी होता है। अब अगर उसके कुछ गुण हैं तो उसके कुछ दोष होंगे, ये जाहिर सी बात है। तो हम क्या बात करेंगे, डायनेमिक एरर देखते हैं। डायनेमिक एरर में क्या होता है कि समय के साथ परिवर्तन जो होता है, जो उसका शुद्ध मान होता है, जो समय के साथ या आप कह लीजिए हम जो भी मेजर कर रहे हैं उसका जो शुद्ध मान होगा, और यंत्र द्वारा मापे गए अंतर को, मतलब कि अगर मान लीजिए हमने 1 किलो चीनी 1 kg चीनी हमने लिया है, किसी दूसरे तुला से माप के, किसी दूसरे तराजू से माप के, या किसी दूसरे बैलेंसर से माप के हमने 1 किलो चीनी लाया है, 1 kg चीनी लाया है, हमने उसे फिर जो है दूसरे बैलेंसर से मापा, तो वो कितना निकला, 950 ग्राम। तो ये क्या हुआ कि अब दोनों को जो डिफरेंस है उसी को डायनेमिक एरर कहा जाता है। अगर हम दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो लगभग हमें 50 ग्राम का डिफरेंस मिलेगा। इसी को हम क्या कहेंगे, डायनेमिक एरर कहते हैं। मतलब कि हमारा जो शुद्ध मान है और जो हमारा इंस्ट्रूमेंट मेजर करके दे रहा है उसी के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, डायनेमिक एरर कहते हैं। ये तो हो गया डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक और डायनेमिक एरर, डायनेमिक गुण और डायनेमिक दोष की बात हो गई। इंस्ट्रूमेंट के दो गुण होते हैं, हमने शुरू में बताया था। एक था स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि जैसे डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक होता है ठीक उसी प्रकार स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। लेकिन डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक में क्या था कि उसका जो मान था वो समय समय पे परिवर्तन हो रहा था। जो भी चर राशि जिसका भी हम मान माप रहे थे वो क्या था, समय समय पे परिवर्तित हो। लेकिन जो स्टैटिक है वो कांस्टेंट होता था। स्टैटिक इक्वल टू कांस्टेंट। स्टैटिक को हम कांस्टेंट मान सकते हैं क्योंकि इसका जो मान है वो टाइम के रिस्पॉन्स में चेंज नहीं हो रहा है, टाइम के साथ समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब अगर हम बात करें इसके एरर के बारे में, इसके एरर के बारे में क्या कहना है, इसके
स्टैटिक एरर क्या होता है? जैसे डायनेमिक एरर था, ठीक उसी प्रकार स्टैटिक एरर होता है। मतलब डायनेमिक एरर में क्या था कि उसका जो शुद्ध मान था उस तुला से मापे गए मान में जो अंतर आ रहा था वो मान तो चेंज हो रहा था, अंतर जो उसका डिफरेंस था उसको डायनेमिक एरर कहा जा रहा था। लेकिन इसमें स्टैटिक एरर में क्या होगा कि इसका जो अपरिवर्तित मान है, अपरिवर्तित जो इसका मान है, मतलब इसका जो कांस्टेंट वैल्यू है और जो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापी गई वैल्यू है, जो मीजर वैल्यू है, जो मीजर वैल्यू है उसके डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक एरर कहते हैं। अगर दोनों में डिफरेंस देखा जाए, डायनेमिक एरर और स्टैटिक एरर में डिफरेंस क्या है, तो इसमें क्या होता था कि इसका जो शुद्ध मान परिवर्तित होता था। डायनेमिक था इसलिए इसका मान जो है टाइम के साथ चेंज होता रहता था, लेकिन इसका क्या मान था? ये अपरिवर्तित होता था। इसका मान अपरिवर्तित होता, लेकिन इसका मान परिवर्तनशील होता है या परिवर्तित होता रहता है। अब स्टैटिक जो इसकी वैल्यू है कांस्टेंट और जो मीजर वैल्यू है, इसी के डिफरेंस को हम स्टैटिक एरर कहते हैं। अब MIM में कुछ ऐसे भी कैरेक्टर या ऐसे भी गुण हैं जिनको हम समझते हैं। जैसे हमारा एक्यूरेसी हो गया। एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी, अब एक्यूरेसी को हिंदी में शुद्धता कहते हैं। अब मतलब कि अगर हमें किसी जैसे टेम्परेचर है, अगर हम थर्मामीटर से मापना चाहते हैं तो वो कितनी एक्यूरेट वैल्यू दे रही है, कितनी शुद्ध वैल्यू दे रही है, मतलब कि एक्यूरेट। अगर हमें किसी हॉट बॉडी का टेम्परेचर 98 डिग्री सेल्सियस है, अब अगर किसी हम थर्मामीटर से माप रहे हैं तो कोई कोई क्या होगा 97.9 डिग्री सेल्सियस देगा, कोई 97.8 डिग्री सेल्सियस देगा, या कोई कोई इसी वैल्यू को 98.1 डिग्री सेल्सियस देगा, या कोई 98.2 डिग्री सेल्सियस देगा। अब इसके निकटतम कौन है, कौन सा सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है? एक तो ये दे रहा, एक ये दे रहा। अब इसी को हम कहते हैं एक्यूरेट, मतलब कि कौन कितना शुद्ध मान दे रहा है। या कोई कोई थर्मामीटर होगा वो एकदम से एक्यूरेट यही वैल्यू दे देगा। इस प्रकार से हम एक्यूरेसी को समझते हैं कि कितना निकटतम मान देगा वो इंस्ट्रूमेंट उतना एक्यूरेसी या वाला होगा या एक्यूरेट होगा। और दूसरा हमारा इसमें है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन क्या होता है? अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट को उपयोग में ले रहे हैं, हॉट बॉडी है, इसका हमें टेम्परेचर मेजर करना है, या यहाँ पे कोल्ड बॉडी ले लेते हैं, इसका टेम्परेचर मेजर करना है। हमने लिक्विड थर्मामीटर से इसे मेजर किया, उसके बाद हमने इसे बाईमेटालिक थर्मामीटर से मेजर किया। अब दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस आएगा, हो सकता है दोनों एक्यूरेट वैल्यू दे दें, जितना टेम्परेचर होगा उतना ये भी दे दे और उतना ये भी दे दे, तो क्या होगा दोनों का एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगा। अगर दोनों में कुछ डिफरेंस आता है तो वो क्या होगा? कैलिब्रेशन होगा। मतलब कि एक ही बॉडी को दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से अगर हम मापते हैं, अगर एक चर राशि के लिए जैसे हमें इसका टेम्परेचर मापना है, ऐसा तो है नहीं कि हम एक इंस्ट्रूमेंट से इसका टेम्परेचर माप रहे हैं, एक से उसका डेंसिटी माप रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं। हम मापेंगे दोनों से टेम्परेचर ही। अब दोनों से अगर हम टेम्परेचर माप रहे हैं तो क्या होगा? दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उसी को हम कैलिब्रेशन कहते हैं।
उसके बाद एक और इसमें अभी 3-4 और हैं, वो बताना है। एक्यूरेसी हो गया हमारा, कैलिब्रेशन हो गया, उसके बाद हो गया सेंसिटिविटी हो गया। अब सेंसिटिविटी क्या होता है? सेंसिटिविटी वो होता है कि वो कितना उसके अंदर संवेदनशीलता है, मतलब कि अगर हम उस पर जरा से भी बैलेंसर देखोगे, जो होता है तुला होता है, तराजू होता है, उस पर जैसे अभी आप उंगली रख दीजिए, क्या कहते हैं कि डिजिटल बैलेंसर होता है, उस पर जरा से भी आप उंगली रखते हैं तो देखिए वो रीडिंग शो करने लगता है, चाहे वो 1 ग्राम का रीडिंग शो करे या 2 ग्राम का रीडिंग शो करे, या हो सकता है 10 ग्राम का रीडिंग शो करे। लेकिन वो क्या होता है, जैसा ही आप उसके पलड़े पर अपनी उंगली रखते हैं या कोई भी सामान रखा जाता है, वो रीडिंग ऊपर दे देगा। इसकी क्या है, ये सेंसिटिविटी कहलाती है, संवेदनशीलता। सेंसिटिविटी को आप हिंदी में लिख दीजिए संवेदनशीलता, मतलब कि वो कितनी संवेदनशील है, उसकी सेंसिटिविटी कितनी ज़्यादा है। जरा सा भी उस पर भार पड़ा नहीं कि वो अपना वर्क करने लगता है। ठीक, आशा करता हूँ दोस्तों आप सबको ये एपिसोड, ये वीडियो, ये चैप्टर का बेसिक आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, आपके समझ में आया होगा। कुछ इसी प्रकार से और सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, उनका मैं नेक्स्ट एपिसोड में नए चैप्टर के साथ बात करूंगा। आज इंट्रोडक्शन में या बेसिक नॉलेज में आज इतना ही। मिलते हैं किसी नए नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।